मिलारेपा की आंट को जब ये पता चला कि उसके खेतों का उसके लिए अब कोई इस्तेमाल नहीं रहा, वो बस गुफाओं में जाकर मेडिटेशन करना चाहता है, तो उसकी आंट ने सोचा ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं जाकर मिलारेपा से उसके खेत हथिया सकती हूँ। तो वह बहुत सारा बारले लेकर, ड्राइड मीट लेकर, बियर और कुछ और खाने का सामान लेकर मिलारेपा के पास आती है। वह मिलारेपा से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए और तुम्हें डंडों से पीटा भी, पर मुझे पता है तुम अब एक साधु बन चुके हो तो मुझे अवश्य ही माफ कर दोगे। वह मिलारेपा से कहती है कि अब तुम्हारे खेतों का तुम्हारे लिए तो कोई इस्तेमाल रहा नहीं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही तुम्हारे खेतों का इस्तेमाल करूं और जो भी फसल मुझे उस खेतों से मिलेगी उसमें से कुछ ना कुछ मैं तुम्हें खाने को देने के लिए आती रहूंगी। मिलारेपा को शुरू से पता था कि उनकी आंट के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, फिर भी वो एक डील करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हर महीने बारले का एक बैग मुझे लाकर देती रहोगी तो तुम मेरे खेतों को इस्तेमाल कर सकती हो। उनकी आंट मिलारेपा की इस बात को मानकर वापिस चली जाती है और अगले 2 महीनों तक हर महीने वह मिलारेपा को बारले का एक बैग देने आती है। फिर अगले 2 महीनों तक वह नहीं आती। फिर एक दिन वह आती है और कहती है कि गांव के लोगों में ऐसी बातें चल रही हैं कि मिलारेपा के जो खेत हैं वो हॉन्टेड हैं, उन पे भूत प्रेतों का साया है। अगर तुम काफी समय तक मिलारेपा के मुताबिक काम नहीं करोगी तो वो उन खेतों में जादू मंत्र फूंक देगा। मिलारेपा अपनी आंट से कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो दिन अब जा चुके हैं, मैं ब्लैक मैजिक परफॉर्म नहीं करूंगा। लेकिन उनकी आंट कहती है फिर भी तुम मेरी तसल्ली के लिए ये कसम खाओ कि तुम जादू नहीं करोगे। मिलारेपा को पता था कि उनकी आंट ये कसम क्यों दिलवाना चाहती थी। वह ये कसम इसलिए दिलवाना चाहती थी ताकि उनके बीच जो डील हुई है कि वह मिलारेपा को हर महीने बारले का एक बैग देने आएगी, वो उस डील से पीछे हट सके। क्योंकि अगर मिलारेपा जादू नहीं करेंगे तो उनकी आंट के अंदर किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा और वो बड़ी आसानी से बिना किसी डर के मिलारेपा के खेतों पे कब्जा कर सकती है। मिलारेपा को इस प्लान के बारे में पता था, फिर भी वह कसम खा लेते हैं, वह शपथ लेते हैं कि वे ब्लैक मैजिक नहीं करेंगे। इसके बाद मिलारेपा दोबारा से मेडिटेशन करने लग जाते हैं। वह काफी लंबे समय तक मेडिटेशन करने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता है। मिलारेपा को कसम देने के बाद उनकी आंट काफी समय तक नहीं आई, तो जब उनकी आंट काफी समय तक खाने को कुछ नहीं लाई तो मिलारेपा के पास कुछ भी खाने को नहीं था। उनका शरीर अब कमजोर होने लगा और उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब काफी समय तक कोई भी खाने का सामान उनकी आंट द्वारा नहीं लाया गया तो उन्हें एक सपना आया। सपने में वे अपने खेत को जोतने का काम कर रहे थे, लेकिन जमीन इतनी हार्ड फील हो रही थी, इतनी सख्त थी कि मिलारेपा सोच रहे थे कि मैं इस काम को छोड़ ही देता हूँ। फिर आसमान से मारपा की एक झलक दिखती है और वो कहते हैं कि मेरे बेटे, तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम जरूर इस सूखी जमीन को जोत लोगे। मिलारेपा खेत जोतते रहे और मारपा का एनकरेजमेंट उनके काम आया और फाइनली उस जमीन से फसल निकलना शुरू हो जाती है। मिलारेपा ये सब सपना देख रहे थे, लेकिन अचानक खुशी से उन्होंने आंखें खोली और सोचा कि ये सपने हमें गुप्त रहस्यों को बताते हैं। अगर मैं यूं ही लगातार मेडिटेट करता रहा तो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लूंगा। इस सपने का कुछ न कुछ मतलब तो जरूर है। इसके बाद मिलारेपा डिसाइड करते हैं कि उन्हें दरकार तासों में जाकर मेडिटेशन करनी चाहिए। वह भी जाने का प्लान बनाते हैं कि उनकी आंट आती हैं। वह अपने हाथ में कुछ बारले के बैग लेकर आई थी। वह मिलारेपा से कहती हैं कि अब तुम्हारे खेतों का तुम्हारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं रहा है तो इन बारले की बोरियों को ही अपने खेतों की कीमत समझो और इन्हें रख लो। बेसिकली वह मिलारेपा को बारले के कुछ बैग देकर उनके खेतों का अधिकार चाहती थी। वह कहती है कि गांव वाले मुझ पर भड़क चुके हैं क्योंकि मैं तुम्हारे खेतों का इस्तेमाल कर रही हूँ। वह तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ रही, तुमसे यूं ही मिलने आती रही तो वो मुझको भी मार डालेंगे। इसलिए एक काम करो, ये बारले के बैग रखो और इसे ही अपने खेतों की कीमत समझो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना। मिलारेपा को पता था कि उनकी आंट उनके खेतों पर अधिकार जमाने के लिए यूं ही कहानियां बना रही थी, फिर भी वह मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंकल और आंट की वजह से ही वह धर्म के इस रास्ते पर निकले थे। क्योंकि अगर उनके अंकल और आंट उनके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार नहीं करते तो वो कभी ब्लैक मैजिक नहीं सीखते और ना ही धर्म के इस रास्ते पर जाते जहां वो अभी जा रहे हैं। तो इसलिए वह हंसी खुशी अपने खेत उन बारले के कुछ बैग्स के बदले अपनी आंट को दे देते हैं। इसके अलावा वह अपनी आंट से कहते हैं कि इन खेतों का मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, तुम चाहो तो मेरा घर भी रख सकती हो। तो वह अपना घर और अपने खेत अपनी आंट को उन बारले के कुछ बैग्स के बदले दे देते हैं। फिर वह वहां से दरकार तासों की ओर चल पड़ते हैं। वहां पर वह एक गुफा में बैठकर मेडिटेशन करने लगते हैं। मिलारेपा ने अब इस नई केव को अपने रहने का स्थान बना लिया और वहां बैठकर मेडिटेशन करने लगे। उन्होंने ये कसम ली कि जब तक मैं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पा लेता, एनलाइटमेंट नहीं पा लेता, मैं इस गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा। मिलारेपा उस गुफा में बैठकर मेडिटेशन करने लगे और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए वह दिए गए बारले में से हर रोज खाने के लिए कुछ बना लिया करते थे। जब मिलारेपा इस गुफा में मेडिटेशन करने
लगे तो ऐसे ही कुछ साल बीतते चले गए और फाइनली मिलारेपा को अब अपने ध्यान में महामुद्रा के कुछ संकेत दिखना शुरू हुए। लेकिन शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के कारण वे अपनी सांसों पर अब नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। जो लोग हिमालय या बर्फीले पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं वे खास तरह की विद्या का इस्तेमाल करते हैं जिसे इनर हीट कहा जाता है। वह अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाते हैं जिससे वह बर्फीले इलाकों में भी खुद को गर्म रख पाते हैं। लेकिन मिलारेपा का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अपनी इनर हीट को जगा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। इसी बीच मिलारेपा अपने गुरु मारपा को याद करते हैं और एक रात ध्यान करते समय उन्हें एक चमक दिखाई देती है। उन्हें अपने ध्यान में कुछ औरतें दिखाई देती हैं और वे कहती हैं कि उन्हें लामा मारपा ने भेजा है। वे एक रिचुअल करके भोजन बनाती हैं। वे कहती हैं कि मारपा ने हमें भेजा है ये बताने के लिए कि अगर तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा यानी फायर ऑफ टमो को जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए अपने शरीर को बेहतर बनाए रखने के लिए। वह मिलारेपा को कुछ यौगिक आसन बताती हैं। उन यौगिक आसनों को यूज करके मिलारेपा अपने शरीर को अच्छी स्थिति में ले आते हैं और अपने शरीर की ऊर्जा दोबारा महसूस करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही लगातार मेडिटेशन करते 1 साल निकल जाता है और मिलारेपा को ऐसा ख्याल आता है कि उन्हें अब गुफा से बाहर निकलकर खुद को रिफ्रेश करना चाहिए। वह डिसाइड करते कि उन्हें गुफा से बाहर जाना चाहिए। जैसे ही वह डिसाइड करते हैं तो उन्हें वो कसम याद आती है जो उन्होंने इस गुफा में आने से पहले ली थी कि जब तक मुझे अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगा। तो खुद को ही ताना मारते हुए मिलारेपा एक गीत गाते हैं। तो इस तरह खुद का ही मजाक उड़ाते हुए मिलारेपा खुद को समझाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें गुफा से बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि यहीं बैठकर दोबारा से मेडिटेशन में लग जाना चाहिए। मिलारेपा के पास 3 बैग बारले पड़ा था और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो एक बैग को लगातार 1 साल तक चला सकते हैं। तो इस तरह मिलारेपा के पास करीब 3 साल तक का खाना था। अब मिलारेपा दिन रात मेडिटेशन करने में लग जाते हैं। वह इन 3 सालों तक लगातार मेडिटेशन करते हैं जिससे उनका ध्यान काफी ज्यादा गहरा होने लग जाता है। पर 3 साल लगातार मेडिटेशन करने के बाद अब मिलारेपा के पास सारा खाना खत्म हो चुका था। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में मजबूरन उन्हें गुफा से बाहर आना पड़ा। जैसे वे गुफा से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गुफा के पास ही बहुत सारे नेटल लीव्स उगे हुए थे। इन नेटल लीव्स को हिंदी में बिच्छू बूटी या फिर बिछुआ कहा जाता है। मिलारेपा इन नेटल लीव्स से सूप बनाते थे और उसी सूप से अपना गुजारा करते थे। तो काफी लंबे समय तक मिलारेपा इसी सूप से गुजारा करते रहे जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। उनका शरीर इतना ज्यादा पतला हो चुका था कि वे अपने पेट में उंगली डालकर अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कर सकते थे। अब मिलारेपा सिर्फ उन नेटल लीव्स के सूप पर ही गुजारा कर रहे थे तो इसलिए उनका शरीर भी हरे रंग का हो चुका था। उनके बाल बहुत ज्यादा गंदे और ग्रे कलर के हो चुके थे और उनके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। अब मिलारेपा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ एक नेटल के पत्ते थे जिनसे वो सूप बनाकर गुजारा कर रहे थे। ऐसे में मिलारेपा को लगा कि अब वो समय आ चुका है कि मुझे इस स्क्रोल को खोल लेना चाहिए जो मारपा ने दिया था। लेकिन जैसे वो डिसाइड करते हैं कि उनको स्क्रोल खोल लेना चाहिए उन्हें संकेत मिलता है कि अभी से खोलने का समय नहीं आया है। जिस पर मिलारेपा उस स्क्रोल को उठाते हैं और अपने माथे से लगा लेते हैं और माथे से लगाकर मेडिटेशन करने लगते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी भूख मिट चुकी है। तो इस तरह मेडिटेशन करते हुए 1 साल और बीत जाता है। एक दिन कुछ शिकारी शिकार न मिलने के कारण खाली हाथ लौट रहे थे तो वह मिलारेपा की गुफा के पास आकर रुक जाते हैं। वह उसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं ये तो भूत है क्योंकि मिलारेपा के बाल जो थे वो ग्रे कलर के हो चुके थे। उनका शरीर हरे रंग का हो चुका था और वह काफी कमजोर हो चुके थे। वह शिकारी मिलारेपा को देखकर कहते हैं ये तो भूत है और वह डर जाते हैं। जिस पर मिलारेपा उन्हें यकीन दिलाते हैं कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और बल्कि मैं तो एक साधु हूँ जो यहाँ बैठकर साधना करता हूँ। वह शिकारी उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हें देखने पर ऐसा नहीं लगता कि तुम साधु हो। वह गुफा के अंदर आते हैं और खाने की चीजों को तलाशते हैं। जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो मिलारेपा से कहते हैं कि ये साधु तुम्हारे पास जो भी खाने को है वो हमें दे दो और इसी में तुम्हारी भलाई है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। मिलारेपा उन शिकारियों को कहते हैं कि देखो मेरे पास तो इन नेटल लीव्स के अलावा कुछ भी नहीं है। इन नेटल सूप के अलावा मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तुम देख सकते हो। इस पर वह शिकारी कहते हैं कि चलो इस साधु को उठाकर देखते हैं कि ये हमसे क्या छुपा रहा है। मिलारेपा कहते हैं कि मुझे लूटे जाने का कोई डर नहीं है। वह शिकारी कहते हैं कि हम तुम्हें लूट नहीं रहे हैं, भला एक साधु को लूटने से हमें क्या मिलेगा। लेकिन वे पूछते हैं कि एक साधु को
को उठाने से हमें क्या मिलेगा। मिलारेपा कहते हैं कि तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी। वह शिकारी कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो उठाओ इस साधु को। वह मिलारेपा को कमर से पकड़कर उठाते हैं और कई बार जमीन पर नीचे पटकते हैं, बार बार पटकते हैं। अब मिलारेपा का शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था क्योंकि उन्होंने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। तो इस तरह से लगातार नीचे पटके जाने से उनके शरीर को बहुत चोट पहुंचती है और वह रोने लगते हैं। उनको काफी तकलीफ होती है, काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। उन शिकारियों में से एक शिकारी ऐसा था जो पीछे खड़ा था। वह अपने साथियों को रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, ये सच में एक सच्चे साधु लगते हैं। वह मिलारेपा से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। जिस पर वह शिकारी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें भी अपनी शरण में ले लो, हमारी भी रक्षा करो। और वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं, जिसके बाद वह सब वहां से चले जाते हैं। मिलारेपा को लगता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह उन शिकारियों को जाने देते हैं। अब मिलारेपा तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके जो रक्षक देवता हैं वह मिलारेपा के साथ हुई इस बेदर्दी का बदला लेते हैं। वह जो शिकारी थे उन शिकारियों के लीडर को गवर्नर द्वारा मार दिया गया था और बाकी सब साथियों की आंखें निकाल दी गई थी। बस एक साथी को छोड़ दिया गया था जिसने मिलारेपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब मिलारेपा के कपड़े बिल्कुल ही फट चुके थे, एकदम ना के बराबर हो चुके थे। मिलारेपा के पास बार्ले की जो 3 बोरियां आई थी जो उनकी आंटी ने उन्हें दी थी, उनके बैग उनके पास पड़े थे। मिलारेपा सोचते हैं कि क्यों ना इन बोरियों का इस्तेमाल करके ही मैं अपने ओढ़ने लायक कुछ बना लूं, मैं क्यों ना अपने लिए कंबल सा तैयार कर लूं। तो वह अपने तकिए का एक कवर सा तैयार करते हैं और एक कंबल सा बनाने के लिए सोचते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अगर आज ही मेरी मृत्यु हो जाए तो इन सब चीजों का क्या मतलब, ये सब छोड़कर मुझे ध्यान करना चाहिए। वह उन बोरियों का इस्तेमाल करके अपने ऊपर और नीचे के शरीर को ढकने के लिए कुछ ऐसे लिबास सा बना लेते हैं और उसको टिकाए रखने के लिए कमर पर एक जूट की रस्सी बांध लेते हैं, जिसके बाद वे एकदम गहरे ध्यान में लग जाते हैं। और इसी तरह मेडिटेशन करते मिलारेपा को एक और साल बीत जाता है और 1 साल बाद फिर से कुछ शिकारी आते हैं और जिनके पास बहुत सारा मीट था। वे मिलारेपा को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक भूत है, जिनको मिलारेपा विश्वास दिलाते हैं कि मैं कोई भूत नहीं, मैं एक साधु हूँ। उन्हें मिलारेपा की बातों पर यकीन हो जाता है। वे मिलारेपा को बहुत सारा मीट देते हैं खाने को और कहते हैं कि हमने आज तक जितने भी जानवरों को मारा है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करें। मिलारेपा उनके लिए गीत गाते हैं। मिलारेपा के गीत बेसिकली एक प्रार्थना की तरह ही होते थे। वे मिलारेपा से बहुत सारी ज्ञान की बातें जानते हैं। मिलारेपा को खाने के लिए बहुत सारा मीट देकर जाते हैं और साथ में बार्ले फ्लोर यानी कि जौ का कुछ आटा वगैरह देकर जाते हैं। मिलारेपा ने इस मीट को पकाया और इसको खाने के बाद मिलारेपा के शरीर में कुछ ताकत आई और उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस अब थोड़ी सी मजबूत बन गई। मिलारेपा अब सोचने लगे कि फाइनली अब मुझे इंसानों जैसा खाना मिला है, अब मैं इंसानों की तरह खा सकता हूँ। उन्होंने कुछ समय उस मीट को पकाया और खाया, जिससे उनके शरीर को थोड़ी सी ताकत मिली, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है और वह दोबारा अपने नेटल सूप वाले खाने पर वापिस आ जाते हैं। और इसी तरह 1 साल और बीता और तीसरी बार अब फिर से कुछ शिकारी वहां पर आ जाते हैं। वह शिकारी जब मिलारेपा के पास से गुजरते हैं तो देखकर डर जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये कोई भूत है। वह अपने तीर कमान से मिलारेपा को हिलाकर देखते हैं कि ये कोई इंसान है या भूत है, जिस पर मिलारेपा कहते हैं कि मैं इंसान ही हूँ, मुझसे डरो मत। असल में ये शिकारी मिलारेपा के गाँव से ही थे, इसलिए वह मिलारेपा को पहचान जाते हैं और पूछते हैं कहीं तुम मिलारेपा तो नहीं। इस पर मिलारेपा कहते हैं कि हाँ मैं ही मिलारेपा हूँ। वे शिकारी कहते हैं कि तुम कुछ समय पहले अपने गाँव में वापिस आए थे पर उसके बाद तुम्हें किसी ने देखा नहीं, आखिर तुम कहाँ चले गए। वे शिकारी कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो हमें दे दो, पर हम यकीन दिलाते हैं अगर तुम हमें कुछ खाने को दोगे तो कुछ समय बाद हम तुम्हें ये खाना लौटाने जरूर आएंगे। मिलारेपा कहते हैं कि मैं तुम्हें जरूर कुछ खाने को देता, पर मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। इस पर शिकारी कहते हैं जो तुम खाते हो, जिससे तुम जिंदा हो, वो हमें दे दो। मिलारेपा कहते हैं कि मैं तो बस नेटल सूप का इस्तेमाल करता हूँ, ये नेटल की पत्तियों से सूप बना लो, यही मेरा खाना है। मिलारेपा की ऐसी हालत देखकर वह कहते हैं जिस तरह का खाना तुम खाते हो इससे तुम कभी भी अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को वापस नहीं पा सकोगे, और जिस तरह के कपड़े तुम पहनते हो इससे तुम खुद को कभी भी बेहतर नहीं बना सकते, तुम तो एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीते हो। वह शिकारी मिलारेपा से कहते हैं कि एक नौकर भी तुमसे अच्छी जिंदगी जीता है। वह शिकारी कहते हैं कि अगर तुम एक नौकर का भी काम करो तो इससे काफी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। वह शिकारी कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा दुखी इंसान, तुमसे ज्यादा दरिद्र इंसान कोई भी नहीं होगा। इस पर मिलारेपा कहते हैं कि ऐसा मत कहो, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान मैं हूँ, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान मैं हूँ, क्योंकि मुझे महान गुरु मारपा से शिक्षा पाने का मौका मिला। मैं उनकी बताई गई ओरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एनलाइटमेंट पाना चाहता हूँ और अध्यात्म के इस रास्ते पर निकला हूँ, इसलिए मैं खुद को बहुत ज्यादा खुश नसीब मानता हूँ। तुम्हें लगता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूँ, पर मेरी नजरों में मैं दुनिया में सबसे ज्यादा
ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद मिलारेपा एक गीत गाते हैं और अपने इस गीत के माध्यम से उन्हें संसार की 5 खुशियों के बारे में बताते हैं। मिलारेपा का ये सॉन्ग संसार की 5 खुशियों के बारे में था एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड द 5 सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। शिकारी मिलारेपा का ये गीत सुनकर काफी प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी अच्छी सुखदायी आवाज है पर तुम्हारे बताए हुए रास्ते को हम फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए हमें जाना होगा। तो इसके साथ ही वे शिकारी मिलारेपा से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। मिलारेपा के गांव में हर साल एक फेस्टिवल होता था जिसमें बहुत सारे स्तूपा बनाए जाते थे और इस फेस्टिवल में ये शिकारी घूम रहे थे, वे ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और साथ में मिलारेपा का वही गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे जो कि संसार की 5 खुशियों के बारे में था। इसी फेस्टिवल में मिलारेपा की छोटी बहन पीटा भी घूम रही थी। पीटा जब शिकारियों के मुंह से ऐसा गीत सुनती है तो कहती है कि जिसने भी इस गीत को लिखा होगा वह जरूर एक महापुरुष होगा। उन शिकारियों में से एक शिकारी कहता है कि देखो इस पीटा को किस तरह अपने भाई की तारीफ कर रही है, जिस पर पीटा कहती है कि मेरे भाई के बारे में बात क्यों कर रहे हो, हमें तो अलग हुए काफी समय हो चुका है। वह शिकारी कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई से मिले थे, पता नहीं वो एक लिविंग बुद्ध है या फिर एक दरिद्र और भिखारी की जिंदगी बिता रहा है, पर हम उससे मिले थे और यकीन मानो ये गीत तुम्हारे भाई ने ही लिखा है। पीटा को ऐसा लगता है कि ये शिकारी उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो वह जोर जोर से रोने लगती है, वह अपनी फैमिली को याद करके रोने लगती है। उस फेस्टिवल में जैसी भी थी तो पीटा को इस तरह रोता देखकर जैसी पीटा के पास आती है और कहती है कि रो मत, हो सकता है शिकारी तुम्हारे भाई के बारे में ही बात कर रहे होंगे क्योंकि कुछ समय पहले मैं तुम्हारे भाई से मिली थी और अगर ये शिकारी सही है तो मिलारेपा अब भी दरकार तासों में होगा, हमें जाकर दरकार तासों में ढूंढना चाहिए कि मिलारेपा वहाँ है या नहीं, और यदि मिलारेपा वहाँ है जैसा कि इन शिकारियों ने कहा है तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो इसके बाद मिलारेपा की बहन पीटा और उसकी मंगेतर जैसी दोनों ही मिलारेपा को ढूंढने के लिए दरकार तासों जाते हैं। तो अब हम इस स्टोरी के उस पार्ट पर आ चुके हैं जहाँ मिलारेपा की बहन पीटा और उसकी मंगेतर जैसी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं।